उस रात जब रामधन काका खेतों से भागते हुए गांव में घुसे तो उनका चेहरा ऐसा सफेद था जैसे किसी ने उनकी नसों से सारा खून निचोड़ लिया हो। उनकी धोती मिट्टी में लथपथ थी, पैरों से खून रिस रहा था और आंखें ऐसी फटी हुई थीं जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। वो चौपाल के पास आकर गिरे और उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, वो आ गई, वो वापस आ गई है। फिर उनकी आंखें पलटीं और वो बेहोश हो गए। गांव के लोग जमा हुए। लालटेन की पीली रोशनी में सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। किसी ने पानी छिड़का, किसी ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। लेकिन रामधन काका उस रात होश में नहीं आए और अगली सुबह जब उनकी आंखें खुलीं तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर गांव के बूढ़े बूढ़ियों की रूह कांप गई, क्योंकि जो बात वो कह रहे थे वो बात इस गांव में पिछले 40 साल से कोई जबान पर नहीं लाया था। ये कहानी है भैरपुर गांव की। लखनऊ से कोई 70 किलोमीटर दूर गोमती नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां कच्ची सड़कें थीं, ईंट और मिट्टी के मकान थे और शाम होते ही ऐसा अंधेरा छा जाता था कि लालटेन की रोशनी भी 10 कदम से आगे नहीं जाती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था जिसकी घंटी शाम की आरती के बाद अपने आप बजती थी, ऐसा लोग कहते थे। मंदिर के पीछे खेत शुरू होते थे और खेतों के उस पार लगभग आधा किलोमीटर दूर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के नीचे एक सूखी खोह थी। कुछ लोग उसे कुआं कहते थे, कुछ लोग उसे गड्ढा, लेकिन गांव के बुजुर्ग उसे रानी वाली खोह कहते थे। कहते हैं कि आज से कोई 80-90 साल पहले इस गांव में एक जमींदार हुआ करता था, ठाकुर भगवंत सिंह। उसकी बहू थी रानी। बताते हैं कि रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत क्रूर थी। शादी के 2 साल के भीतर उसके पति की मौत हो गई, सांप के काटने से। उसके बाद ठाकुर के घर में रानी को अपशगुन माना जाने लगा। उसे एक अंधेरे कमरे में रखा जाता, खाना कभी मिलता कभी नहीं। गांव की औरतें कानाफूसी करती कि रानी पर किसी की नजर लग गई है, कि वो डायन हो गई है। एक रात, पूर्णिमा की रात, रानी गायब हो गई। अगली सुबह उसकी लाश उसी बरगद के नीचे वाली खोह के पास मिली। उसका चेहरा ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे किसी ने गर्दन को पूरा घुमा दिया हो पीछे की तरफ, और उसकी आंखें खुली थीं, बिल्कुल खुली, जैसे मरते वक्त उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आंखें बंद करना भी मुमकिन नहीं रहा। उसके बाद से उस खोह के पास कोई नहीं जाता था। माएं अपने बच्चों को डराती थीं, उधर मत जाना, रानी पकड़ लेगी। चरवाहे अपनी भैंसें उस तरफ नहीं ले जाते थे। यहां तक कि पक्षी भी उस बरगद पर नहीं बैठते थे। कम से कम गांव वाले तो यही कहते थे। साल बीते, पीढ़ियां बदलीं, लेकिन वो डर नहीं गया। बस एक चुप्पी छा गई उस जगह पर, जैसे किसी ने उस खोह को अपनी यादों में दफना दिया हो। लेकिन कुछ चीजें दफन नहीं होती, कुछ चीजें जमीन के नीचे से भी सांस लेती रहती हैं। बात उस साल की है जब गांव में बिजली की तारें पहली बार लगीं। कुछ नौजवान लड़के शहर से पढ़कर लौटे थे। उनमें से एक था सुमित, रामधन काका का भतीजा। सुमित को इन पुरानी बातों पर यकीन नहीं था। वो कहता था कि ये सब अंधविश्वास है, गांव वालों को डराकर रखने का तरीका है। एक शाम उसने शर्त लगा ली कि वो रात को अकेले बरगद वाली खोह तक जाएगा और वहां से मिट्टी लेकर आएगा। उस रात आसमान में चांद नहीं था, अमावस्या थी। गांव में रात के 9 बजते ही सन्नाटा पसर जाता था। बस झींगुरों की आवाज, कभी कभी किसी कुत्ते का रोना और दूर कहीं नहर के पानी की आवाज। सुमित टॉर्च लेकर निकला। खेतों के बीच से गुजरते हुए उसे शुरू में कुछ खास नहीं लगा। हवा चल रही थी, गन्ने के खेतों में सरसराहट हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो बरगद के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा बंद हो गई है, पूरी तरह से, जैसे किसी ने एक बटन दबाकर हवा को रोक दिया हो। झींगुर भी चुप, कुत्तों की आवाज भी बंद। बस एक गहरा, भारी सन्नाटा, जैसे दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। सुमित ने टॉर्च बरगद पर मारी। पेड़ बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी दैत्य की उंगलियां हों, और उन जड़ों के बीच में वो खोह थी, लगभग 4 फीट चौड़ी, अंधेरी, गहरी।
सुमित ने खोह के किनारे बैठकर मिट्टी उठानी शुरू की। तभी उसे लगा कि खोह के अंदर से कोई आवाज आ रही है, बहुत धीमी, जैसे कोई सिसक रहा हो। बहुत हल्की सिसकियां, किसी औरत की। सुमित ने टॉर्च खोह के अंदर मारी। अंधेरा इतना घना था कि रोशनी कुछ फीट से आगे नहीं गई, लेकिन उसे कुछ दिखा। खोह की दीवार पर कुछ सफेद। पहले उसने सोचा मिट्टी होगी, फफूंद होगी, लेकिन फिर वो सफेद चीज हिली, धीरे धीरे ऊपर की तरफ। सुमित की टॉर्च कांपने लगी। वो सफेद चीज एक हाथ था, खोह की दीवार से चिपका हुआ, लंबी लंबी उंगलियों वाला एक हाथ, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ रेंग रहा था। और फिर एक चेहरा दिखा, उल्टा, गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई, बाल नीचे लटके हुए, और आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतली के, सीधे सुमित को घूर रही थी। सुमित भागा, इतना भागा कि उसे याद भी नहीं रहा कि वो खेतों को कैसे पार करके गांव पहुंचा। लेकिन जब वो भाग रहा था तो उसे अपने पीछे पैरों की आवाज सुनाई दी। दौड़ने की नहीं, चलने की। धीमी, भारी, नंगे पैरों की आवाज गीली मिट्टी पर। छप छप छप, जैसे कोई बिल्कुल उसके पीछे, बिल्कुल उसकी रफ्तार से चल रहा हो। सुमित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसने महसूस किया उसकी गर्दन के पीछे किसी की सांस पड़ रही है, ठंडी, बर्फ जैसी ठंडी। वो गांव पहुंचा, चौपाल तक आया और वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने कुछ बोलने से मना कर दिया। 3 दिन तक वो चुपचाप बैठा रहा, बस दीवार को घूरता रहा। चौथे दिन उसने बोलना शुरू किया, लेकिन जो उसने बताया वो किसी को समझ नहीं आया। वो बार बार कह रहा था, वो मेरे पीछे नहीं आई थी, वो मेरे साथ आ गई। उसके बाद सुमित बदल गया। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। वो रात को सोता नहीं था, बस खिड़की से बाहर खेतों की तरफ देखता रहता। कभी कभी वो मुस्कुराता बिना किसी वजह के, और कभी कभी रात को उसके कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, जबकि कमरे में वो अकेला होता। रामधन काका ने एक ओंझा को बुलाया। ओझा ने आते ही सुमित को देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि सुमित के ऊपर कोई साधारण साया नहीं है, ये वो आत्मा है जो उस खोह में 80 सालों से बंधी थी, और अब सुमित ने उसे रास्ता दे दिया है। ओझा ने कहा कि इसका बस एक ही इलाज है, सुमित को उसी खोह पर ले जाकर अमावस्या की रात एक पूजा करनी होगी, जिसमें आत्मा को वापस खोह में बांधा जाएगा। अगली अमावस्या तय हुई। रामधन काका, ओझा और गांव के 4-5 हिम्मती लोग सुमित को लेकर उस रात खेतों से गुजरे। सुमित चुपचाप चल रहा था, लेकिन उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि क्या होने वाला है। बरगद के पास पहुंचते ही ओझा ने लक्ष्मण रेखा खींची, दिए जलाए और मंत्र पढ़ने शुरू किए। सुमित खोह के किनारे बैठा था। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक दियों की लौ नीली पड़ गई। एक साथ सारे दिए। हवा फिर से बंद हो गई और खोह के अंदर से वो आवाज फिर आई, सिसकियां, इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा दर्द भरी। ओझा ने मंत्र तेज किए। तभी सुमित उठा, लेकिन जिस तरह से वो उठा वो इंसानी नहीं था। उसकी कमर पीछे की तरफ झुकी, उसका सिर लगभग उल्टा लटक रहा था, और उसके मुंह से एक आवाज निकली जो सुमित की नहीं थी। एक औरत की आवाज, भर्राई हुई, टूटी हुई, जो कह रही थी, मुझे क्यों बांधा? मैंने क्या किया था? मुझे तो मारा गया था। गांव वालों के पैर जम गए। ओझा कांप रहा था, लेकिन उसने मंत्र नहीं रोके। सुमित का शरीर खोह की तरफ खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही हो। रामधन काका ने सुमित को पकड़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके हाथ जल गए, बिना किसी आग के। उन्होंने चिल्लाकर हाथ छोड़ दिए। सुमित खोह के एकदम किनारे पर था। ओझा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और सिंदूर खोह में फेंका। एक चीख इतनी तेज कि गांव तक लोगों ने सुनी। फिर सन्नाटा। सुमित जमीन पर गिर पड़ा। दियों की लौ पीली हो गई। हवा वापस आई। झींगुर बोलने लगे। सबने सोचा खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। 3 दिन बाद रामधन काका रात को उठे पानी पीने। उन्होंने देखा कि सुमित का कमरा खुला है और सुमित अंदर नहीं है। वो बाहर निकले और उन्होंने देखा सुमित खेतों की तरफ चला जा रहा है, अंधेरे में, नंगे पैर। रामधन काका उसके पीछे भागे, चिल्लाते रहे, लेकिन सुमित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब रामधन काका बरगद के पहुंचे तो सुमित खोह के किनारे खड़ा था
और उसके बगल में कोई और भी खड़ा था। एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो सुमित का हाथ पकड़े हुई थी। रामधन काका की चीख निकली और उसी पल सुमित और वो औरत दोनों खोह के अंधेरे में गायब हो गए। रामधन काका भागते हुए गांव पहुंचे। वही रात, वही हालत, वही सफेद चेहरा। अगली सुबह लोगों ने खोह में झांका। खोह खाली थी। सुमित कभी नहीं मिला, न उसकी लाश, न कोई निशान। बस खोह के किनारे गीली मिट्टी पर 2 जोड़ी पैरों के निशान थे, एक सुमित के और एक नंगे पैरों के, जो उल्टे थे, एड़ी आगे, उंगलियां पीछे। गांव वालों ने उस खोह को उसी हफ्ते मिट्टी और पत्थरों से भर दिया। बरगद के पेड़ के चारों तरफ सिंदूर की लक्ष्मण रेखा खींची गई। एक छोटा सा मंदिर बनाया गया वहां, शायद भगवान के लिए, शायद उस आत्मा को शांत करने के लिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने पहले मैं मथुरापुर गया था, एक रिश्तेदार की शादी में। शाम को जब मैं गांव में टहल रहा था तो एक बूढ़ी अम्मा मिली। मैंने बस यूं ही पूछ लिया उस बरगद वाली खोह के बारे में। अम्मा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, खोह तो भर दी बेटा, लेकिन रानी नहीं गई। रानी तो बस जगह बदलती रहती है। पहले खोह में थी, फिर सुमित में आ गई, और अब। उन्होंने रुककर मेरी आंखों में देखा। अब पता नहीं किसमें है। मैं हंसकर आगे बढ़ गया। रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे अचानक नींद खुली। कमरे में अंधेरा था। मैंने महसूस किया कि कमरे में कोई और है। सांस की आवाज मेरी नहीं, धीमी, ठंडी, मेरे कान के बिल्कुल पास। मैंने फोन उठाकर टॉर्च जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कमरे के कोने में फर्श पर गीली मिट्टी के 2 पैरों के निशान थे। उल्टे पैर, एड़ी आगे, उंगलियां पीछे। और वो निशान दरवाजे से नहीं आए थे, वो मेरे बिस्तर के पास से शुरू होते थे। जैसे कोई मेरे बिस्तर पर बैठा हो और फिर उठकर कोने में चला गया हो। मैं उस रात मथुरापुर से निकला और मैं वापस कभी नहीं गया। लेकिन कभी कभी रात को जब सब शांत होता है, मुझे लगता है कि मेरे गर्दन के पीछे किसी की सांस पड़ रही है, ठंडी, बर्फ जैसी ठंडी। और मुझे डर है कि बूढ़ी अम्मा सही कह रही थीं, रानी जगह बदलती रहती है, और शायद अब वो मेरे साथ है।